बढ़ती स्कूल फीस, स्कूलों की मनमानी और सिस्टम की चुप्पी। हमारी जो सरकारी स्कूलों की स्थितियां हैं जी। वो धीरे धीरे उनका ग्रेड बहुत नीचे चला गया। क्या सरकार और प्रशासन की ढिलाई के कारण स्कूलों में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है? सरकार ने तो ये स्टेप ले लिया लेकिन उसका मैसेज पब्लिक तक नहीं गया। ज्यादातर स्कूल इस अधिनियम की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आप क्या कहते हैं? देखिए, मुरादाबाद के अधिकारीगण जो हैं काफी सजग हैं इस मामले पे, आईटी में लेकर। तो आप लोग कहाँ थे उस टाइम जब ये बच्चे परेशान थे, माँ बाप इनके परेशान थे? लोगों में जागरूकता नहीं है, हमें फॉर्म में क्या भरना है, कहाँ हमें एडमिशन कराना है। नमस्कार, ड्रीम संकल्प न्यूज टॉक शो में आप सबका स्वागत है। मैं बोलूंगा तो बोलोगे कि बोलता है। आज हमारे बीच में चर्चा होगी अभिभावकों की परेशानी पर। बढ़ती स्कूल फीस, स्कूलों की मनमानी और सिस्टम की चुप्पी के बीच आज अभिभावक भारी दबाव में है। बच्चों की पढ़ाई अब एक बड़ी आर्थिक चुनौती बनती जा रही है और हर घर में यही चिंता है कि आखिर इस बोझ को कैसे संभाला जाए। इन्हीं अहम मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं एडवोकेट अनुज गुप्ता जी, मुरादाबाद पेरेंट्स ऑफ स्कूल के अध्यक्ष हैं ये और इंडियन पेरेंट्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं। आप देखेंगे इनको हर जगह जहां भी अभिभावकों को परेशानी होती है वहां सबसे पहले खड़े मिलते हैं। बहुत चर्चित शहर के मशहूर चेहरा, आपका स्वागत है अनुज जी। बहुत बहुत आप हमारे बीच में आए। धन्यवाद भैया। एक्चुअली मुझे लगता है कि इस टाइम सबसे ज्यादा लोग जो परेशान हैं वो बढ़ती फीस से, किताबों के बोझ से, सभी लोग परेशान रहते हैं। सबके बिगड़ चुका है, सबका महीने का बजट बिगड़ चुका है। तो सर मैं स्टार्ट करता हूं यहां से। क्या महंगी फीस देने का मतलब सच में बेहतर शिक्षा है या ये सिर्फ एक ब्रांडिंग खरीद रहे हैं हम लोग? नहीं, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन जो है वो ये है कि हमारी जो सरकारी स्कूलों की स्थितियां हैं वो धीरे धीरे उनका ग्रेड बहुत नीचे चला गया। अब जब उनका ग्रेड नीचे चला गया तो पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए प्राइवेट स्कूलों की तरफ भागता है। उसी तरीके से प्राइवेटाइजेशन होने लगा स्कूलों का। स्कूल अपनी मनमानी करने लगे। जब उनके पास ग्राहक आ रहे हैं तो अपनी मनमानी करेंगे, अपना माल अपने रेट पे बेचेंगे। जिस प्रोडक्ट की एमआरपी नहीं होती उस पर हमेशा दुकानदार फायदा कमाता है। अब यही स्कूल कर रहे हैं, कोई एमआरपी नहीं है, कोई नियंत्रण इस तरीके का नहीं है कि साहब उनकी एमआरपी तय हो सके, स्कूल फीस तय हो सके। इसका फायदा उठाते हैं स्कूल वाले और पेरेंट्स मजबूरी में अपने बच्चों को पढ़ाना है, अच्छी शिक्षा देनी है तो वो स्कूल में एडमिशन कराते हैं और जो स्कूलों की मनमानी होती है उसके खिलाफ चुपचाप सहन करते चले जाते हैं। देखिए, मिडिल क्लास परिवार का बहुत बड़ा कमाई का हिस्सा शिक्षा पे खर्च होता है। क्या ये सिस्टम ने दबाव बनाया हुआ है? क्या सरकार और प्रशासन की ढिलाई के कारण स्कूलों में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है? ऐसा है, सरकार ने कुछ काम अच्छे करे। 2018 में उत्तर प्रदेश स्ववित्त पोषित स्वतंत्र विद्यालय फीस अधिनियम 2018 लागू हुआ। 2018 में इस अधिनियम के आने के बाद सरकार ने तो ये स्टेप ले लिया लेकिन उसका मैसेज पब्लिक तक नहीं गया कि कोई ऐसा एक्ट भी आया है स्कूलों को नियंत्रण करने के लिए, स्कूल की फीस नियंत्रण करने के लिए, किताबों के लिए, ड्रेस के लिए। कोई ऐसा एक्ट आया है, किसी को पता ही नहीं। हम लोग भी अनजान थे। 2020 का किस्सा मैं आपको बताऊं कि कहां से हम अपने पेशे से हटके हम सोशल सेवा सर्विस में इसमें आ गए। स्कूल वाले मामले में कोविड में सब स्कूल बंद थे। जुलाई में स्कूल से मैसेज आता है टन से कि आप अपने फीस क्वार्टरली जमा करें। हमने कहा यार क्वार्टरली फीस, हमारा तो ऑफिस बंद चल रहा है पिछले 3 महीने, तो फीस कहां से जमा करें। हमने अपनी बात ट्विटर पे डाली, हमने अपनी बात सोशल मीडिया पे डाली तो लोग एकदम जुड़ते चले गए। जब जुड़ते चले गए तो हमें भी लगा कि यार अब इसका मतलब लोग सही में, मैं नहीं, सभी तरफ परेशान है, सभी त्रस्त हैं। जब और घुसे तो पता लगा साहब नहीं, इसका एक्ट भी आ गया, 2018 में आ चुका है। उस एक्ट को लेके हमने फिर अपने यहाँ लोकल में बात करी। उस एक्ट के अंतर्गत एक डिस्ट्रिक्ट फीस रेगुलेटरी कमेटी है, उसको कमेटी को फॉर्म करवाया गया मुरादाबाद में। उसके बाद वर्तमान सरकार ने कोविड में भी नियंत्रण के लिए इस एक्ट में भी संशोधन किया। एक पेंडेमिक वर्ड इसमें जोड़ दिया गया जिससे स्कूलों में ये आदेश हुए कि वो किसी भी बच्चे से ट्रांसपोर्ट फीस नहीं लेंगे। कोविड पीरियड की कायदे की बात है, नहीं ली। गवर्नमेंट ने और भी 2-3 डिसीजन लिए इसको लेके कि फीस जो इंक्रीमेंट हर साल होती है उसको भी रोक लगा दी सरकार ने। ये भी बहुत स्वागत योग्य कदम था। गवर्नमेंट ने एक और अच्छा स्टेप लिया कि उन्होंने कहा कि उन मदों में फीस मत लीजिए जिनका इस्तेमाल नहीं हुआ। लेकिन ये बात तो बहुत बड़ी हो गई। ये बात किसी स्कूल ने मानी नहीं पूरे प्रदेश में। सभी पूरे प्रदेश में धरने प्रदर्शन हुए। हमारे मुरादाबाद में भी हम लोगों ने भूख हड़ताल करी, मशाल जुलूस निकाले, रैलियां करी।
डीएम, डीआईएस, कमिश्नर, मंत्री, संतरी जहाँ तक मिलते थे वहाँ तक हम लोगों ने खूब प्रयास किया 1-1.5 साल। फिर हमें इसके लिए माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट की हमें शरण लेनी पड़ी और इन्होंने हमारी सुनवाई करी, हमारी बात सुनी, सारे तथ्य हमने उनके सामने रखे कि साहब कैसे अभिभावक परेशान हैं। बंद स्कूलों में भी पूरी फीस ले दी गई, जबकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, स्कूलों ने प्रॉफिट कमा लिया। भाई जब बिजली का खर्चा नहीं हुआ, स्टाफ की सैलरी आप लोगों ने नहीं दी, आपने 4th क्लास स्टाफ नहीं रखा, आपने बैक एंड ऑफिस स्टाफ कम कर दिया, तो ये फीस पूरी क्यों? बहुत कटौती हुई है, बहुत कटौती। उसके बाद फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हमारी बात समझी और इस पर एक बहुत बड़ा निर्णय 2023 में दिया कि पूरे उत्तर प्रदेश के हर स्कूल को यह आदेश हुआ कि आपको जो भी स्कूल फीस आपकी पूरे साल की थी उसका 15% आप अभिभावकों को वापस करेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये एक पहली बार ऐसा निर्णय स्कूलों के खिलाफ गया जिसकी स्कूलों को कभी उन्होंने उम्मीद ही नहीं करी थी। हम लोग भी पर्सनल फेस कर रहे थे कि लोग कहते थे कि हमारी पिटीशन तो पहले दिन रिजेक्ट हो जाएगी। बड़ा हमें क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा था इसको लेके कि भाई बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबी होती है, आप लोग कहाँ झेल लोगे, 10, 20, 50, 100 लोग क्या कर लोगे इनका। लेकिन न्याय जो होता है वो मिलता ही है और हमें न्याय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस समय दिया। आज भी वो मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है एक पॉइंट पर। तो ऐसा नहीं है, सरकार ने काम किया। अब दिक्कत कहाँ आती है कि उसके इम्प्लीमेंटेशन कितना बढ़िया हो पा रहा है। पेरेंट्स जागरूक नहीं थे, सबसे बड़ी बात, पेरेंट्स जागरूक नहीं थे कि हमारे राइट्स क्या हैं। हम मुरादाबाद में, हम तो अपनी गारंटी लेते हैं कि हमने मुरादाबाद में बहुत पेरेंट्स को अवेयर किया है। हमने, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, हमारे फेसबुक ग्रुप्स हैं, इंस्टाग्राम पे हमारे अकाउंट चल रहे हैं, हम लोग पेरेंट्स को अवेयर कर रहे हैं क्या उनके राइट्स हैं, आपको कहाँ शिकायत करनी है, स्कूल को क्या कहना है। और आप उसका नतीजा देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद जिला ऐसा है जहाँ सबसे ज्यादा एनसीईआरटी की किताबें हर स्कूल में लागू हो गई हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आप देखिए कि एनसीईआरटी की किताब, मोटी से मोटी किताब, कलर्ड बुक केवल 65 रुपीज की आती है और सेम अगर आप प्राइवेट पब्लिशर बुक लेंगे तो आपको 600, 700, 800, 1000 रुपए तक की मिल जाएंगी। तो हमारी टीम जो है, और भी मुरादाबाद के अलावा और भी जगह जगह काम हो रहा है इस पर, सभी लोग अपने अपना हिस्सा, अपने अपना रोल प्ले कर रहे हैं इसको लेके। और गवर्नमेंट अब समझ रही है और एनसीईआरटी बुक्स को लागू करने की बात हो रही है, एससीईआरटी बुक्स को लागू करने की बात चल रही है। और कल ही एक आपने मीडिया में सुना होगा, सब नेशनल मीडिया पे चल रहा था, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने एक याचिका सुनी। वो याचिका एक नमो फाउंडेशन के द्वारा दी गई थी जिसमें प्राइवेट पब्लिशर्स की बुक्स लगाने को लेके शिकायत थी। उस पर जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उसने सारे ही सरकारों से जवाब मांगा है 1 महीने के अंदर, और शिक्षा मंत्रालय से जवाब मांगा है कि क्यों आप लोग इतनी महंगी किताबों पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, क्यों एनसीईआरटी और एससीईआरटी किताबें लागू नहीं कर रहे हैं। तो देखिए बाकी क्या होता है इसमें आगे। ये अच्छा प्रयास आपका। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है अनुज जी कि पेरेंट्स शिकायत करने से डरते इसलिए हैं कि उनके बच्चे के साथ भेदभाव ना हो वहाँ पे स्कूल में। आप, ये बहुत बड़ा सत्य है, हम लोग भी फेस करते हैं कि जो हमारे साथ जुड़े हुए कुछ लोग होते हैं, मतलब ऊपर वाले के आशीर्वाद से, सब लोगों के सहयोग से हमारी टीम के लोग कभी बिखराव नहीं हुआ। लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो शिकायत करने से डरते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम सामने चले गए तो हमारे बच्चे को नंबर कम दे देंगे। होता भी है कि कई जगह हमने ये फेस किया कि जो पेरेंट्स अगर सामने आ गया तो उसके बच्चे के साथ टीचर्स जो है थोड़ा सा मिसबिहेव चालू कर देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। और 10th के बोर्ड की बात करें, 10th में प्रैक्टिकल के नंबर जो है वो स्कूल्स के हाथ में होते हैं, उनके हाथ में होते हैं। अब वो जो 10th के प्रैक्टिकल नंबर पे पेरेंट्स, तो आप जानते हैं कितना परेशान हो जाएगा। तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा डरता है कि यार हम शिकायत करें, कोई एक्शन हो जाए, तो उसे इसलिए वो पीछे हो जाता है। लेकिन वक्त के साथ चीज़ें बदली हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, अब स्कूल भी डरते हैं कुछ गलत करते हुए। नहीं, ऐसा देखा गया सर कि जैसे इतने अधिकारी हैं, इनके बच्चे एडमिशन बड़े बड़े नामचीन स्कूलों में करवाते हैं, और यही कारण है कि स्कूल अभिभावकों की शिकायत पर कार्रवाई करते नहीं हैं। तो ये, इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आपने अभी कुछ दिनों पहले देखा होगा, नेपाल में सरकार बदली, नेपाल के प्रधानमंत्री ने कहा कि सारे मंत्रियों के बेटे या अधिकारियों के बेटे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेंगे। ऐसा हो जाएगा तो सारी समस्या का समाधान हमारे और यहाँ भी हो जाएगा। भाई जब जिम्मेदारों के बच्चे उस स्कूल में पढ़ेंगे तो उसकी कोई सुविधाएं अपने आप ही बढ़ जाएंगी। भाई गवर्नमेंट का बजट क्यों शिक्षा की तरफ नहीं बढ़ रहा? अगर शिक्षा की तरफ गवर्नमेंट का बजट बढ़ जाएगा तो आप समझिए कि बेहतर शिक्षा होगी, हर आदमी को शिक्षा मिलेगी। आप गवर्नमेंट को आज राइट टू एजुकेशन लागू करना पड़ गया केंद्र सरकार को, कि आप प्राइवेट स्कूल में ही आपने कोटा कर दिया कि गरीब का बच्चा जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकता है। अरे आप सरकारी स्कूल को ऐसा बना दीजिए कि प्राइवेट स्कूल में जाने की जरूरत ही नहीं पड़े। बहुत बढ़िया। मुरादाबाद जैसे शहर में आप केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्रीय विद्यालय पूरे मंडल में एक इकलौता केंद्रीय विद्यालय है। ना तो उसकी लोकेशन अच्छी है, और केंद्रीय विद्यालय है तो उसमें फोकस भी केंद्र के अधिकारी कर्मचारियों के बच्चों का रहता है, खासतौर से रेलवे का रहता है। तो हम तो ये चाहते हैं कि केंद्रीय विद्यालय बने,
अगर मंडल में एक है, आप जिले में दीजिए, 8-10 केंद्रीय विद्यालय हो जाएंगे मुरादाबाद जिले में, मुरादाबाद मंडल में। जैसे आपने कहा सर कि राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत सभी बड़े स्कूलों को आर्थिक रूप से कमजोर अभिभावकों के बच्चों का एडमिशन लेना अनिवार्य है, लेकिन ज्यादातर स्कूल इस अधिनियम की धज्जियां उड़ा रहे हैं और शिक्षा विभाग के अधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करी जा रही। इसके लिए अभिभावक क्या करें, आप क्या करते हैं? देखिए, ये बहुत सत्य है कि बहुत जगह एडमिशन नहीं हो पाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं पेपरों की कमी भी रह जाती है। जो अभिभावक, क्योंकि अभिभावक जो बहुत नीचे के तबके से उठकर ऊपर आया है, वो उतने डॉक्यूमेंट पूरे नहीं कर पाता कई बार। अब वो डॉक्यूमेंट पूरे ना करने की वजह से और ना समझी, एक बहुत बड़ा इसमें क्लॉज है कि आप जिस क्षेत्र में वार्ड में रहते हैं, आप केवल उसी क्षेत्र के वार्ड के स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं आरटीई में। अच्छा, ये भी है, ये एक बहुत बड़ी कंडीशन होती है। अब उसने, मैं रहता हूँ रामगंगा विहार में, मैंने एड्रेस डाल दिया दिल्ली रोड के किसी स्कूल का, तो मेरा नेचुरल सी बातें नहीं होगा। अब ये पेरेंट्स नहीं समझ पाते। मैं मुरादाबाद के अधिकारीगण जो हैं काफ़ी सजग हैं इस मामले पे आरटीई में लेके। मुरादाबाद के डीएम साहब ने कल भी एक बैठक बुलाई है आरटीई के एडमिशन के लिए। मेरे ख्याल से 50% एडमिशन अभी मुराद में हुए हैं, 50% अभी बचे हुए हैं एडमिशन होना। 25% का कोटा है हर स्कूल में कि अपने नर्सरी क्लास के तो बच्चों इसमें आप लोग कर रहे हैं, आपका एसोसिएशन कर रहा है? लगातार हम लोग स्कूल के मुद्दे पे, फीस को लेके, किताबों को लेके, ड्रेस को लेके, आरटीई के एडमिशन को लेके, अननेसेसरी के जो खर्चे स्कूल लगाता है उसको लेके, या और भी किसी तरीके की परेशानी किसी स्टूडेंट के साथ होती है स्टडीज को लेके, तो हम उस सब पे काम कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम काम कर रही है। देश में भी अगर किसी बच्चे के साथ कोई अन्याय हुआ है तो हमने उसके खिलाफ भी धरने दिए हैं, प्रदर्शन मुरादाबाद में किए हैं। मैं आपकी बात थोड़ा सा, मेरे मन में कुछ मतभेद है। अभी एक बच्ची का एडमिशन हुआ योगी जी की अदालत में पहुंचने के बाद, जनता अदालत में, तो आप लोग कहाँ थे उस टाइम जब ये बच्ची परेशान थे, माँ बाप इनके परेशान थे? क्योंकि जब आदमी लोकल लेवल पे परेशान होता है तभी वहां तक पहुंचता है, और वो एडमिशन हुआ शहर के नामचीन स्कूल में, तो आप क्या कर रहे थे उस टाइम? नहीं, हम ये कर रहे थे, हमारे पास जब तक कोई अभिभावक नहीं आएगा हमें नहीं पता लगेगा क्या दिक्कत है। और भाई हर एडमिशन कैसे हो रहा है, भाई माननीय मुख्यमंत्री जब किसी एडमिशन के लिए कहेंगे तो कोई भी स्कूल लेगा, चाहे वो आरटीई में हो या ना हो। अब वो एडमिशन हुआ है आरटीई में, ये अच्छी बात है, लेकिन वो कुछ जानकारी ये मिली कि वो आरटीई में एडमिशन नहीं होना था, जो कि वो वार्ड चेंज था। वार्ड चेंज था, इसलिए वो परेशान था चारों तरफ से। मुझे लगता है कि अगर आजकल कुछ क्या होता है, लोगों में जागरूकता नहीं है, हमें फॉर्म में क्या भरना है, कहाँ हमें एडमिशन कराना है। कुछ लोग मिसयूज भी करते हैं, हर गवर्नमेंट की स्कीम का मिसयूज भी होता है, ये भी आप समझिएगा। क्योंकि सरकार चाहती है हर बच्चा पढ़े, हर गरीब के बच्चे को भी, अमीर के बच्चे को, सबको समान शिक्षा मिले, इस पर सरकार कार्य कर रही है, लेकिन उतना नहीं कार्य हो पा रहा है, या उसका वो लागू नीचे जमीनी स्तर पे नहीं हो पा रहा है। ये बहुत बड़ी कमी आज की डेट में है। नहीं, मैं जैसे सरकार की एक सोच है कि हर स्कूल में 25% बच्चे गरीब पढ़ें, तो बड़ा अच्छा उनका सोच है, पर इस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। ठीक कह रहे हैं आप, मुझे लगता है भी और इसमें काम करने की जरूरत है। हाँ, इस साल सुधार आया, इस साल सुधार ये आया है कि उन्होंने वार्ड चेंज का ऑप्शन दे दिया है, लेकिन चौथी लिस्ट में, चौथे राउंड में आप वार्ड चेंज कर सकते हैं। तो शायद हो सकता है जब तक वो स्कूल उसका एडमिशन खत्म हो जाए, भाई जिस स्कूल में मैं चाह रहा हूँ मेरे बच्चे का हो जाए, वो स्कूल में मैं चौथी लिस्ट का इंतजार करूंगा तो एडमिशन पूरे हो चुके, तो मैं इधर का ना उधर का, थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं इसमें। तो मेरा मानना है आरटीई में एडमिशन चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। गवर्नमेंट उसमें 5400 रुपये साल देता है, उसमें किताबें भी आनी है, उसमें बच्चों का ड्रेसेस भी आनी है। वेरी गुड। वो, लेकिन वो अमाउंट बहुत कम है, 5400 रुपये, क्योंकि आप समझिए कि एक अच्छे स्कूल में एडमिशन कराने के बाद आप, जो आज की पोजीशन है कि प्राइवेट बुक्स खरीदनी पड़ रही हो, 10,000 रुपये का खाली कोर्स आता है और 12-13 हज़ार रुपये की उसकी ड्रेसेस आएंगे पूरे साल भर की। तो 5400 रुपये बहुत छोटी अमाउंट है। उसमें आपने देखा होगा कि कई जनप्रतिनिधि आगे आके मदद करते हैं ऐसे बच्चों की, और सामाजिक संस्थाएं भी मदद करती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अनुज भाई, ऐसा नहीं हो सकता ये कंपल्सरी कर दिया जाए कि आपको 25% बच्चों की सीटें भरने का अनिवार्य है? नहीं, भरते हैं, मुरादाबाद में स्कूल अधिकतर भर देते हैं। मुरादाबाद में, यो मैं पूरे प्रदेश की बात नहीं कर रहा, हर जगह अपनी परिस्थितियां हो सकती हैं। यहाँ के अधिकारीगण काम कर रहे हैं, अभिभावक संघ यहाँ पे काम कर रहे हैं, और स्कूल भी सजग हैं। कुछ परेशान, ये आप मानिए कि स्कूल परेशान करता है आरटीई का एडमिशन लेने में। आप अभी 2 दिन पहले एक स्कूल का मामला आया, उस पेरेंट का फोन आया था मेरे पास कि एक डॉक्यूमेंट, फिर दूसरा डॉक्यूमेंट, फिर तीसरा डॉक्यूमेंट, फिर चौथा डॉक्यूमेंट, फिर तुम्हारा बच्चा एक वहाँ पढ़ रहा है तो ये क्यों आरटीई में आएगा। तो अननेसेसरी परेशान करते हैं स्कूल, ये सच है आरटीई में। इसीलिए डीएम साहब पे शिकायतें पहुंचती हैं तो वो सख्ती करते हैं, फिर उस बच्चों का एडमिशन भी होता है। नहीं, आपने मेरे व्यूअर्स को बहुत सी चीज बताई है कि जिस वार्ड में आप रहते हैं उस वार्ड के स्कूल में आप कर सकते हैं, उसमें कर सकते हैं। और इसके क्या रूल्स हैं? मुझे लगता है कि आप मुझे अगर देंगे तो मैं प्रकाशित करूंगा अपने समाचार पत्र में, मैं इसको और सोशल मीडिया पर डिटेल्स में आपको अलग से इसकी दे दूंगा कि उसमें इनकम की लिमिट है, क्या लिमिट है, और आपके पास अपना घर नहीं होना चाहिए, उस वार्ड में आपका रहने वाला होना चाहिए। इनकम 2 लाख रुपए साल की इनकम है फैमिली की उसमें। हाँ, तो वो बहुत सारे पॉइंट हैं इसमें आरटीई में। और जो डॉक्यूमेंटेशन है, निवास प्रमाण पत्र चाहिए, आपको इस साल से कंडीशन जोड़ दी है,
पहले नहीं थी ये वाली। आय प्रमाण पत्र आपको चाहिए तहसील से। कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जिसके लिए अभिभावक परेशान हो जाता है, थक जाता है, तहसील के चक्कर लगाते हुए, अधिकारियों के चक्कर लगाते हुए। सरल होना तो चाहिए। इस डायरेक्ट एडमिशन, अब वही बात है कि गवर्नमेंट अगर फ्री हैंड छोड़ देगी तो गलत इस्तेमाल होगा उस चीज़ का, तो इसलिए गवर्नमेंट ने कुछ सख्ती भी इस पर रखी है। अच्छा, जैसे आजकल ये इंटरनेशनल स्कूल के नाम पे शिक्षण संस्थान खोले जा रहे हैं जो लग्जरी सुविधाओं से लैस हैं, किस आधार पे स्कूल अपने नाम के आगे इंटरनेशनल लगा सकते हैं? पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे। और सर, वाकई में क्या इंटरनेशनल स्कूल के मायने क्या है? वहाँ पे एक विदेश के बच्चे आगे पढ़ते हैं या वहाँ पे 4-5 कंट्रीज के बच्चे पढ़ते हैं? देखिए, कोई भी कोई स्कूल खुलता है इंटरनेशनल, वो इसलिए लगा देते हैं कि वो कुछ टीचर 1-2 हायर करके लेकर आते हैं बाहर के, शुरुआती दौर में अभिभावकों को दिखाने के लिए कि डमी पे कितना बढ़िया हमने पोस्टर लगाया। इंटरनेशनल टीचर आ गए या बाहर के लगा दिए टीचर्स। ऐसा कोई मानक कहीं नहीं दे रहा कि सब इंटरनेशनल आप लगाएंगे तो इंटरनेशनल टीचर्स हों। वो एक आप दिखाने के लिए होता है कि तब देखिए हमारे यहाँ जो टीचर्स हैं वो बाहर के टीचर्स आए हुए हैं। मुराद में देखिए, मुराद में कोई स्कूल खुलता है तो एकदम 10-12 टीचर बाहर से लिया आएगा, दिल्ली से, पंजाब से, बॉम्बे से, दिखाने के लिए। तब हम देखिए मुरादाबाद से टीचर बाहर से टीचर से पढ़ा रहे हैं। साल 2 साल 3 साल बाद स्थिति वही होती है, सब लोकल टीचर पढ़ा रहे होते हैं। हर स्कूल की बात है। लॉ है या कोई भी लगा सकता है? इसमें कोई लॉ किस तरीके का प्राइवेट स्कूलों के लिए नहीं है इस पॉइंट पर। मुझे लगता है इसमें आपको आवाज उठानी चाहिए। हम लोग आवाज उठा रहे हैं। आप ये मानिए कि जो स्वीकृत पोषित स्वतंत्र विद्यालय विनियम 2018 में सरकार लेकर आई है, उसमें आप सोचिए कि 5 साल से पहले कोई स्कूल अपनी ड्रेस चेंज नहीं कर सकता बिना परमिशन के। सबसे पहली बात तो ये हो गई। बताइए, 5 साल का गैप ठीक है, अच्छा गैप है। हाँ, कि कोई नहीं कर सकता। 60 आपका जो भी आप नया सेशन आ रहा है, आपको जो फीस होगी, आप वो फीस 60 दिन पूर्व, विद्यालय खुलने 60 दिन पूर्व आपको अपने नोटिस बोर्ड पे और वेबसाइट पे अपलोड करनी कंपलसरी है। ये बहुत बड़े, और फीस का आप देखिए ना, फीस का निर्धारण तय कर दिया। फीस कितनी बढ़ेगी इस एक्ट ने वो कर दिया। अच्छी चीज है। 5% जो है वो जो टीचर्स की सैलरी आप लोग देते हैं वो, प्लस पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो गवर्नमेंट हर साल डिक्लेयर करती है, जो लगभग 3 से 5% के बीच में हर साल आता है। तो लगभग आप मानिए कि जो पहले स्कूल क्या करते थे, मनमानी करते हुए 20%, 25%, 40% फीस बढ़ा दी, कहीं उनका नियंत्रण नहीं था। अब वो नियंत्रण आ गया। अब वो मैक्सिमम 7 से 10% के बीच में फीस बढ़ा पाएंगे, ये आप देख भी रहे होंगे। तो एक ये नियंत्रण अच्छा आ गया। हम लोग इस पे भी संशोधन की बात कर रहे हैं कि उससे पहले ही ऑडिट होने बहुत जरूरी है स्कूल्स के, कि वो 5% भी टीचर्स को मिल रहा है नहीं मिल रहा, वो 7% भी मिल रहा है नहीं मिल रहा। अगर वो नहीं मिल रहा तो क्यों फीस बढ़ाई जा रही है? फिर गवर्नमेंट को इसमें एक और दिक्कत क्या आ गई कि एक स्कूलों ने एक स्लैब बना दी है। आप जानकारी भी होगी, हमारे डीएम साहब से हमने इसकी शिकायत करी। हमने कहा सर ये स्लैब बना दी है, बच्चा जैसे ही यूकेजी से फर्स्ट में आया एकदम फीस 40% बढ़ गई। तो डीएम साहब ने आदेश करे, नहीं, फीस के स्लैब आप 4 बनाएंगे और एक स्लैब पे दूसरे स्लैब में जाएंगे तो फीस ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। लेकिन इसका पालन नहीं हो रहा। फीस जो है वो आज भी बहुत बढ़ जाती है जब बच्चा स्लैब चेंज करता है। बच्चा जैसे 8th से 9th में आएगा, आप देखेंगे 33% 40% फीस जो है उसकी बढ़ जाती है। जनरल क्लास में नहीं बढ़ रही, लेकिन स्लैब का क्रॉस करते ही ये एक्ट में प्रॉब्लम है, ये एक्ट में कमी है अभी हमारे जो ये विनियम बना हुआ है। आपने बताया कि आपको माननीय उच्च न्यायालय से इसमें राहत मिली, तो सरकार राहत क्यों नहीं दे रही है? उच्च न्यायालय राहत क्यों दे रहा है? और इस पूरे सिस्टम को बदलने के लिए सबसे पहले आपने क्या कदम उठाया है? सिस्टम को बदलने के लिए हमने सबसे पहले पेरेंट्स को जागरूक किया। उनके पता तो लगे मुझे परेशानी है, मुझे कहाँ जाना है और मेरी परेशानी क्या है। मैं तो बस कह रहा हूँ। आज आप देखिए ना, पिछले 2-4 सालों में कितना चेंज आया कि पेरेंट्स अपनी प्रॉब्लम सोशल मीडिया पे रख रहे हैं और खुल के कहते हैं, लिखते हैं कि मेरा बच्चा इस स्कूल में पढ़ता है, इस क्लास में पढ़ता है और ये परेशानी है। पहले आपने देखा? नहीं देखा था। अब ये अवेयरनेस आ गई है, लोग जागरूक हो रहे हैं, अपनी आवाज उठा रहे हैं। किताबों को लेके आप देखिए ना, कितना इस साल कितना ज्यादा पूरे देश में सोशल मीडिया पे चल रहा है कि प्राइवेट किताबें कितनी महंगी है और एनसीईआरटी कितनी सस्ती हैं। एक और भ्रम स्कूलों द्वारा फैलाया जाता है कि साहब एनसीईआरटी किताबें जो है वो हिंदी मीडियम की किताबें हैं। ये आप आम सुनते होंगे। वो भ्रम इसलिए फैलाया जाता है जिससे वो बच्चे एनसीईआरटी ना खरीदे, पढ़े ही ना। लेकिन आप किसी से भी ऐसे बच्चे से बात करिए जो कंपटीशन की तैयारी करने जा रहा है, वो आपको बताएगा कि हमें सबसे पहले एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ाया जाता है। भाई हम सबसे पहले कहाँ जा रहे हैं? 10th और 12th करके कंपटीशन की तैयारी करने जा रहे हैं, वहां सबसे पहले एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ना है आपको। उसके बाद आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे। मेरे घर में बच्चे तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी में, उन्हें सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ाई गई। वेरी गुड। तो जब उस समय एनसीईआरटी पढ़नी है, समझनी है, तो आप बेसिक लेवल पे क्यों तैयार नहीं है एनसीईआरटी के लिए? भाई बेसिक लेवल पे एनसीईआरटी पढ़ाएंगे तो कंपटीशन में मुझे तैयारी कम करनी पड़ेगी, इजी होगा। और पेरेंट्स पे जो बोझ पड़ रहा है वो कम होगा। आप जो जी हर साल बुक्स 10,000 8,000 कोर्स लिया, वो कोर्स मेरा बेकार हो गया। क्योंकि इन्होंने क्या करा, चैप्टर ऊपर का कवर चेंज किया, चैप्टर आगे पीछे किया, फिर इन द ब्लैंक्स भरा। वो बुक मेरी खराब 800 रुपए की। वो क्या हुआ मेरा? उसका 10,000 का कोर्स मेरे ख्याल से 100 रुपए में रद्दी वाला ले लेगा। क्योंकि पुरानी किताबें अब रख के करें क्या, क्योंकि किताब बदल जाती है।
पहले नहीं होता था ऐसा, किताब वही चल रही है। हमने अपने बड़े भाई बहनों की सब किताबों से करें। पढ़ा और क्या कहते हैं, आप देखिए लगातार हम लोगों ने कोविड के पीरियड में, चूंकि गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट ऑर्डर करे थे कि बुक्स में कोई चेंज नहीं करेगा, तो हम लोगों ने बहुत बड़े लेवल पे बुक्स एक्सचेंज कराया था पेरेंट्स के बीच में। करीब 5,000 से ज़्यादा हमने कोर्स एक्सचेंज कराए थे आपस में पेरेंट्स के। बहुत बढ़िया, बहुत कि उससे बहुत बड़ी रिलीफ मिली थी पेरेंट्स को। लेकिन हमने लगातार, हम अभी भी चला रहे हैं ये चीज़ें, लेकिन क्या होता है जब बुक चेंज हो जाती है तो पेरेंट्स को मजबूरी में बुक खरीदनी पड़ जाती है। ठीक है। अब आज की डेट में एज एन एसोसिएशन के रूप में मेरी आप बात करेंगे तो हम लोग बहुत ज़्यादा इस कोशिश में हैं कि हम एनसीईआरटी की बुक्स को कंपल्सरी लागू करा दें। और अभी आपके लिए अच्छी बात यह है कि मुरादाबाद के डीएम साहब ने बहुत अच्छा निर्णय मई 2025 में ही ले दिया कि 2026-27 में सभी स्कूल एनसीईआरटी की बुक्स लगाएंगे जिनमें एनसीईआरटी आती हैं। कमी क्या रह गई, फरवरी मार्च में सारे अधिकारी बोर्ड एग्जाम में बिजी होते हैं, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन उतना ज़्यादा हो नहीं पाया। लेकिन उसके बाद सख्ती हुई तो आप देखिए आज की डेट में हर स्कूल में क्लास 1 to 12 में एनसीईआरटी की बुक्स हैं आज की डेट में। इस साल मैं मानता हूँ 50% काम हुआ है, और ऐसे ही सपोर्ट अधिकारियों का रहा तो अगले साल आप देखिएगा 100% एनसीईआरटी बुक्स आपको स्कूलों में मिलेंगी। और आप सोचिए जो कोर्स 10,000 का है वो केवल 1,000-1,200 रुपये में आपका सिमट के रह जाएगा। और दूसरी बात, वो बुक खराब नहीं होगी, वो काम आएगी। आपने मुझसे फोन करा भाई मेरे बच्चे के लिए चाहिए, मैं आपको एनसीईआरटी बुक दे दी, काम हो। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रयास कर रहे हैं आप। और चलिए किताबों से हटते हैं, बैग पे आते हैं सर। स्कूल बैग की एक पॉलिसी है 2020, उसमें ऐसा कुछ है कि 1 किलो 600 ग्राम से 2 किलो 200 ग्राम के बीच में होना चाहिए पुस्तकों का बोझ। नेशनल बैग पॉलिसी 2020 में आई। जी सर। तो अभी भी हम देखते हैं बच्चे बहुत भारी बैग लेके जा रहे हैं, कमर झुका के चल रहे हैं। एनईपी 2020 और नेशनल बैग पॉलिसी 2020 जी, ये दो पॉलिसीज गवर्नमेंट ने डिफाइन करी स्टडीज के लिए, बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए, कि कितना बच्चे के कंधे पे बोझ होगा। एक उन्होंने उस पर रेशियो दिया है कि इस क्लास का बच्चा होगा तो उसका 1.5 किलो होगा, इस क्लास का होगा तो उसका 2.5 किलो होगा। इस तरीके से उन्होंने पूरा रेशियो उसमें बना के दिया है हर क्लास। इसका पालन हो रहा है सर? नहीं, बिल्कुल पालन नहीं हो रहा। नेशनल बैग पॉलिसी का बिल्कुल पालन नहीं हो रहा, किसी तरीके का नेशनल बैग पॉलिसी पालन नहीं हो रहा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्लियर कहती है कि एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ाया जाए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है ये अपने आप को ऊपर समझ रहे हैं सब चीजों से, इसलिए ना क्योंकि इन पर कार्रवाई नहीं हो रही। जिस दिन इन पर कार्रवाई होनी चालू होगी, अब देखिए जैसे ही डीआईएस साहब के मुरादाबाद से नोटिस गए डीएम साहब की तरफ से, स्कूलों ने एनसीईआरटी लगा दी, जो नहीं लगाई। अगर ये कार्रवाई थोड़ी और दिन पहले हो जाती तो और ज्यादा अच्छा रहता। अच्छे अधिकारियों की वजह से ही हो पा रहा है संभव इसका। हाँ, मुरादाबाद में मैं कहूंगा कि जितना भी मुरादाबाद में कार्य हुआ है, अगर अधिकारी इतना भी नहीं सुनते तो शायद इतना भी कार्य नहीं होता। क्योंकि हम तो सबकी तरह जनरल अभिभावक हैं, आम पेरेंट्स हैं, आम इंसान हैं। हम तो सिर्फ अपनी बात अधिकारियों तक पहुंचा सकते हैं, लिख के दे सकते हैं। हाँ, तो अधिक स्टेप जो ले गए, ऑथराइज पावर जो है वो अधिकारियों के पास होती है स्कूलों पे बंदिश लगाने की, और वो हुआ मुरादाबाद में। कुछ कमियां रह गई हैं, हम उसके लिए लगातार प्रयासरत हैं। हम लगातार डीएम साहब और डीआईएस साहब से लगातार मिल रहे हैं, कमिश्नर साहब से लगातार मिल रहे हैं, और हम जो जो प्रॉब्लम इस साल रह गई हैं उनको लिख के हम लगातार दे रहे हैं। और जल्द ही हम दोबारा सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि इसमें एक जो डिस्ट्रिक्ट फीस रेगुलेटरी कमेटी के बारे में मैं आपको बताना रह गया, जो ये एक्ट बना 2018 में, उसमें एक डिस्ट्रिक्ट फीस रेगुलेटरी कमेटी का गठन हुआ। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हर डिस्ट्रिक्ट में एक कमेटी होगी। वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटी में उसके अध्यक्ष होंगे वो जिलाधिकारी होंगे, और सचिव जो होंगे वो डीआईएस होंगे, जिला विद्यालय निरीक्षक होंगे। और एक उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, एक उसमें पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता होते हैं, एक अभिभावक होते हैं जो अभिभावक संघ होते हैं स्कूलों का, उसका एक अभिभावक होता है उसके अंदर, और एक लेखा आयोग जो हमारा विभाग अकाउंट सेक्शन जो सरकारी है उसका एक अधिकारी होता है। तो ये एक बना के कमेटी बनी है। स्कूल की तरफ से कोई इसमें वो नहीं है, प्रिंसिपल भी एक होता है इसमें, होता है एक स्कूल की तरफ से जो इनकी एसोसिएशन एक प्रिंसिपल अपॉइंट कर जाती है, तो वो भी होती है इसमें। अभी तक ये देखने में आया कि इस एसोसिएशन में, इस कमेटी में जो गवर्नमेंट ने फॉर्म करी है, इसमें अभिभावक वो होता है जो कभी बोलता नहीं या कभी आप उसे जानते नहीं। हमने इसकी भी शिकायत डीएम साहब से करी है। हमने कहा साहब आप ऐसे जागरूक अभिभावक को रखिए जो कम से कम अभिभावकों की समस्या आपके सामने रख सकता हो। आपको आगे आना चाहिए इसमें बढ़ के आगे। हमने दिया लिख के लेटर, डीएम साहब ने हमसे मांगा कि आप अपना 4 नाम लिख के दीजिए, हम उसको अपॉइंट करेंगे, लेकिन नहीं हुआ किसी का अपॉइंटमेंट ऐसे व्यक्ति का हो जा रहा है समिति में जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली स्कूलों से जुड़ा हुआ होता है। तो वो तो उनके मतलब की बात बोलेगा, उनसे तो सिर्फ साइन करने हैं। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि डीएम साहब ने फिर भी, उस अभिभावक ने क्या करी, उस सीए ने क्या करी, लेकिन डीएम साहब ने फिर भी ऐसे आदेश करे हैं इस साल में जो स्कूलों के अगेंस्ट में हुए, अभिभावकों के फेवर में हुए हैं। मतलब अगेंस्ट में नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा अभिभावकों के हित में हुए हैं और जो सही थे, जिनको स्कूल में लागू होना चाहिए था। कुछ कमियां रह गई, सरकारी सिस्टम है, एकदम हर चीज़ 100% नहीं हो पाती है। इस साल लागू हुआ और आप देख रहे होंगे, मैं आपको बहुत सारे स्क्रीनशॉट भी शेयर करूंगा, दिखाऊंगा आपको कि कितने स्कूलों ने एनसीईआरटी लागू कर दी इस साल में। और ये मैं मानता हूँ ये अभिभावकों के लिए एक बहुत बड़ी जीत तो है ही, लेकिन वो एक समान शिक्षा जो हम चाहते हैं कि मेरा बच्चा कहीं भी जाए तो उसे समान शिक्षा के रूप में उसे शिक्षा मिले, तो वो उसके लिए
बहुत बेनिफिशियल हो रही है उसके लिए। कंपटीशन की तैयारी करनी है एनसीईआरटी से, आज वो बच्चा अगर 6 में एनसीईआरटी पढ़ रहा है तो उसकी तैयारी हो रही है, ऑलरेडी हो रही है। एनसीईआरटी बुक से कंसेप्ट है समझने के लिए। आप सोचिए कि इनका धंधा कहाँ तक है, गेम कहाँ तक है। हमने लास्ट ईयर 2 स्कूलों की बुक्स रखी डीएम साहब के सामने, कमिश्नर साहब के सामने। एक स्कूल ने क्लास मैथ में एनसीईआरटी लगाई, एक स्कूल ने क्लास 6 में प्राइवेट बुक्स लगाई। 585 की प्राइवेट थी और एनसीईआरटी 65 रुपये की थी। हमने दोनों बुक खोल के दिखाई अधिकारियों को, दोनों बुक सेम थी, बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम। 10 गुना का फर्क है, 10 गुना का फर्क, केवल कवर में फर्क था, नाम का फर्क था बुक्स का, और दोनों सेम बिल्कुल। और आज भी इस साल भी हमने 1-2 बुक हमने ऐसी पेश करी हैं जो बिल्कुल सेम है। तो ऐसे लोगों पे मुझे लगता है कि रासुका लगनी अब चाहिए। माननीय हमारी जो मंत्री जी हैं गुलाब देवी जी, उन्होंने अभी वीडियो बहुत वायरल हुई उनकी कि साहब हम एफआईआर कराएंगे ऐसे स्कूलों पे और दुकानदारों पे। और मैंने व्यक्तिगत फ़ोन पर बात करी है, 2 बार मैंने फ़ोन किया, व्हाट्सएप डाला है उन्हें, और मैंने उन्हें बताया साहब ऐसे तो मुरादाबाद में दिक्कत है। उन्होंने कहा ठीक है हम डीएम साहब से बात करते हैं। लेकिन पता नहीं बात हुई नहीं हुई, बड़े लोगों का स्तर है कि बात हुई नहीं हुई, ये तो वही लोग जानते होंगे। लेकिन हमने उनके तक भी ये मैसेज पहुंचाया कि साहब ऐसे ऐसे मुरादाबाद में प्रॉब्लम्स हैं। और आप ये देखिए ना कि जो प्राइवेट पब्लिशर की बुक्स भी लग रही हैं, आप ये देखिए कि वो कुछ ही दुकान पे मिलती हैं। आप ऑनलाइन भी ढूंढेंगे, वही मिलेंगी दुकान नहीं। है, फिक्स दुकान है, ऑनलाइन भी ढूंढेंगे, मिलेंगी नहीं। और एनसीईआरटी आप किसी दुकान से ले लीजिए। आप ये देखिए कि मुरादाबाद में जो स्कूल के दुकानदार हैं प्राइवेट वाले तय करे हुए, उन पे एनसीईआरटी नहीं है, कैसे बनी है, उन्होंने मंगाई नहीं। लेकिन प्राइवेट जो और अदर दुकानदार हैं उन पे एनसीईआरटी बुक्स अवेलेबल है। ये गठजोड़ ऐसा था कि उन्होंने कहा कि नहीं एनसीईआरटी दे देंगे तो प्राइवेट खरीदेगा नहीं तो कमाई नहीं होगी तो हमारा भी हिस्सा नहीं मिलेगा। ऐसा लगता है आपकी बातें सुन के कि ये स्कूल चला रहे हैं या कॉमर्शियल एक्टिविटी, बिल्कुल क्लियर कॉमर्शियल एक्टिविटी है। शिक्षा का मंदिर ना कहा जाए ना फिर। शिक्षा का मंदिर ये हमारे अपने लिए सोचते हैं कि शिक्षा का मंदिर है। भाई आप कुछ स्कूल बहुत अच्छी फैसिलिटी दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं। फीस लेना ना लेना अलग बात होती है। फीस आपने कितनी तय करी, 10,000 करी, 5,000 करी, वो आपका है। हमने अपने हिसाब से एडमिशन कराया। लेकिन एजुकेशन देने की जब बात आती है, जब शिक्षा देने की बात आती है, वहाँ आपको वो शिक्षा देनी चाहिए जो बच्चे के फायदेमंद हो। ये कह के कि नहीं साहब प्राइवेट बुक्स में बहुत बढ़िया कंटेंट है, ऐसा नहीं है। प्राइवेट बुक्स ऑथेंटिकेट बुक्स नहीं, ऑथेंटिकेट बुक्स एनसीईआरटी है, बहुत बढ़िया, जिसमें गवर्नमेंट ने पब्लिश करी है एनसीईआरटी को। एनसीईआरटी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है जिसमें अधिकारी बैठते हैं सारे। नहीं, जैसे अभिभावक डरते हैं कि अगर उन्होंने डीआईओएस ऑफिस में या बीएससी कार्यालय में अपनी शिकायत करी तो स्कूल में उनके बच्चे को प्रताड़ित किया जाएगा। तो क्या सरकार के पास कोई ऐसी व्यवस्था है कि उनके अभिभावकों की पहचान बिल्कुल गुप्त रखी जाए? ऐसा कोई नहीं है। आप ये मानिए कि हम लगातार हर साल शिकायत कराते हैं, 200 500 पेरेंट्स शिकायत करते हैं। अब जब शिकायत होने के बाद क्या होता है कि वो सारी शिकायत की कॉपी स्कूल चली जाती है, बिल्कुल चली जाती है विद नेम। पेरेंट्स को बुलाया जाता है, पेरेंट्स के घर जाया जाता है, हमारे साथ के लोगों के घर गए स्कूल वाले कि आप शिकायत वापस दे दीजिए आप अपनी। हमने लिख के दिया कि साहब डीआईएस की तरफ से या डीएम साहब के यहाँ से क्यों शिकायतों की कॉपी गई वहां पर। आप उनको बुला के आप पूछते क्या मैटर है, आपने शिकायत कॉपी भेज दी, उन्होंने बच्चों को परेशान करना चालू कर दिया। यही वजह होती है, पेरेंट डर जाते हैं शिकायत करने से। भाई ऐसा मैकेनिज्म हम अपने लगातार ये बात कर रहे हैं कि जो ये हमारा अधिनियम बना है स्कूल के लिए, हम इसमें और स्ट्रॉन्ग स्टेप आ जाएं और स्ट्रॉन्ग अमेंडमेंट हो जाएं। हम उसके लिए लगातार प्रयासरत हैं। हम लगातार माननीय मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है जल्दी हमारा मीटिंग भी हो जाए इस मामले में। तो हम, और आपको ये भी बता दूं कि अभी 2 साल पहले जो हमारे उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी थे मनोज कुमार सिंह सर, मैं उनसे भी पर्सनल मिला था इस मामले में उनके कार्यालय में जाके। तब भी हमने अपने जो संशोधन एक्ट में होने हैं और स्कूल संबंधी जो भी शिकायतें थी हमने उनके समक्ष भी रखी थी। मंत्री जी के समक्ष भी हम शिकायतें पर्सनली मिलकर रख चुके हैं। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। आप ये देखिए जो सुधार हो रहा है आज, ये सामूहिक प्रयासों का ही असर है कि शिक्षा में सुधार हो रहा है। किताबों पे लेके, ड्रेस को लेके, फीस को लेके और सुधार हो जाए, इसके लिए सभी अभिभावक से कहेंगे कि वो जागरूक रहें, अपने हक को, अपने राइट्स को समझें और आगे बढ़कर कोई स्कूल आपके बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर बच्चा काबिल है तो कोई स्कूल आपके बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आपको आगे आना होगा, अपनी बातों को रखना होगा स्कूल के आगे। सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि सरकार ने निर्देश दिए हैं कि स्कूल किसी खास दुकान से किताबें खरीदने को मजबूर नहीं कर सकता। लेकिन सर स्कूलों में स्टॉल लगाए जाते हैं, वो किताबें वाले, प्राइवेट किताबों वाले आके स्टॉल लगाते हैं, उसके लिए कोई कार्रवाई कोई नहीं हो रही, प्रशासन कुछ कर भी नहीं रहा है उसके ऊपर? नहीं, मुरादाबाद में तो ऐसा नहीं है कि किसी स्कूल में स्टॉल लगता हो। मुरादाबाद में ऐसा नहीं है। मुरादाबाद में इस बात की बात सकती है। आप ये देखिए मुरादाबाद में अकेला मुरादाबाद ऐसा जिला होगा जिसने, मतलब डीएम साहब की बात है ये, डीएम सर ने ऐसा करा कि 3 महीने पहले एनआईसी पे बुक लिस्ट अपलोड हो गई मुरादाबाद के स्कूलों की। 3 महीने पहले बुक लिस्ट अपलोड हो गई। आप बस कमी कहाँ रह गई। अब उस बुक लिस्ट के बाद हमने शिकायत करी 25 फरवरी को कि साहब इतनी एनसीईआरटी नहीं लगी, इस स्कूल ने ये पालन नहीं किया।
लेकिन उसमें कुछ नहीं हुआ। अगर उस हमारी चिट्ठी पर कार्रवाई हो जाती तो बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती आज की डेट में। बहुत जैसे ये परिसरों में, बसों में सीसीटीवी कैमरे लगने अनिवार्य हैं, तो क्या प्रशासन इस पर ऑडिट करता है? क्या आप लोग ऑडिट करते हैं या सिर्फ दिखावा है, ये चल नहीं रहा इस पे? नहीं, अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से जो निर्देश आए हैं जीपीएस लगाने के, स्कूलों में लगाने के क्लियर इंस्ट्रक्शंस आ गए थे कि तब स्कूलों में सीसीटीवी लगेंगे। वो ऑलमोस्ट सब स्कूलों ने लगा लिए हैं अपने यहाँ। कोई कहीं कुछ खराबी होगी अलग बात है, लेकिन बसों में लगाने के लिए क्लियर ऐसे इंस्ट्रक्शंस नहीं है कि जीपीएस लगाए ही जाएंगे। हमारी जानकारी में नहीं है, हो भी सकता है कोई ऐसा आदेश हो, हमारी जानकारी में नहीं है कि बसों में जीपीएस लगाए जाएंगे या ट्रैकिंग होगी इस तरीके की, ऐसा हमारी जानकारी नहीं। हाँ, हम लोग शिकायत कर रहे हैं लगातार कि बहुत सारी बसें जो हैं उनका फिटनेस नहीं होती। आप पढ़ भी रहे होंगे अखबारों में, हाँ लगातार आ रहा है। तो सरकार की तरफ से स्पेशल अभियान चलाया जा रहा है। अभी भी पिछले महीने अभियान चलाया गया, उससे 3 महीने पहले भी अभियान चलाया गया कि जिनकी फिटनेस नहीं है उनको सीज कराया जा रहा है, उन पर स्कूलों पर एक्शन हो रहा है। तो सरकार भी प्रयास कर रही है, लेकिन क्योंकि जनसंख्या बहुत बड़ी है, पब्लिक बहुत ज़्यादा है, काम करने वाले अधिकारी बहुत लिमिटेड होते हैं, तो कहीं ना कहीं इसके बीच में फेर में सब फंस जाते हैं और जो सरकार के ऊपर से आदेश जो आते हैं वो धरातल पे रह जाते हैं, पूरा उन पर काम नहीं हो पाता। तो आपको क्या लगता है कि सरकार की जो प्रयास है उससे सेटिस्फाइड है आप? ठीक है, नहीं, अभी पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं हो सकते हम। एक्ट आए अच्छी बात है, अब जब अभिभावक संघ मांग कर रहा है कि उस एक्ट में संशोधन करे जाएं, वक्त के साथ हर चीज में संशोधन होते हैं। 18 से लेकर 26 आ गई, 8 साल हो गए, आपको उस एक्ट में संशोधन अब करने हैं। आप हमारी बात सुन लिए भाई, क्यों अभिभावक हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाएगा? क्यों अभिभावक जाएगा? अभिभावक कहाँ, इतना बच्चा कहाँ करेगा कि वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाए? तो अभिभावक की जो अपनी बात है, हमारी चिट्ठियाँ जा रही हैं अधिकारियों के पास, मुख्यमंत्री तक हम चिट्ठियाँ भेज रहे हैं, उन चिट्ठियों पर काम हो, अमेंडमेंट हो, तो जो और चीज़ों की कमी रह गई है वो कमी पूरी हो जाएगी आने वाले दिनों में। बहुत बढ़िया। बहुत जब हमने बताया अनुज भाई कि आप कल आने वाले हैं हमारे टॉक शो में, तो हमारे व्यूवर्स में बहुत क्रेज है। उन्होंने कुछ क्वेश्चंस मुझे आपके लिए भेजे हैं और बोला कि आपसे पूछें। सबसे पहला क्वेश्चन है सर, ये लाइन पार से भेजा है आशीष जी ने। नामचीन स्कूल एडमिशन लेने के नाम पर मोटा डोनेशन की डिमांड करते हैं, क्या ये कानूनी है या सिस्टम में खुली लूट है? देखिए 2018 वाला जब एक्ट आया, क्योंकि सब चीज़ें आज की डेट में 18 के एक्ट की बात हो रही है, इसलिए मुझे एक्ट का जिक्र करना पड़ रहा है। उसमें एक तो एडमिशन फीस नाम का एक वर्ड होता है, गवर्नमेंट ने उसमें स्ट्रिक्ट कर दिया। आपने पहले देखा होगा कि एडमिशन फीस हर साल लेता था स्कूल 10,000 5,000, लेकिन उसे बंद कर दिया गया। अभी बंद है, अब केवल एट द टाइम ऑफ एडमिशन, वो भी 1 टाइम। मेरा बच्चा किसी स्कूल में पढ़ रहा है तो मैंने जो नर्सरी में एडमिशन दे दिया, अगर मैं शिफ्ट करूंगा किसी स्कूल में तभी एडमिशन दूंगा, वरना नहीं देना। वही चले गया एडमिशन फीस में चेंज कर दिया गवर्नमेंट ने फीस का भी चेंज कर दिया। 2018 से पहले स्कूल लाइब्रेरी फीस अलग, स्पोर्ट्स अलग, ये अलग वो अलग करता था। गवर्नमेंट ने 18 में आपने कहा कि आप कंपोजिट फीस करिए, सारी फीस को इकट्ठा करके एक हेड में लीजिए फीस, ट्यूशन फीस भी उसमें इंक्लूड हो, और आप अलग लेनी है तो ट्रांसपोर्ट ले सकते हैं और एग्जामिनेशन लेते हैं, वही स्कूल ले रहे हैं आज की डेट में। अब बात आई डोनेशन की। डोनेशन कहीं एक्ट में कोई डिफाइन नहीं है। डोनेशन तो क्या हो गया? डोनेशन ये होगा कि मैं अपनी स्वेच्छा से कोई डोनेट कर रहा हूँ। अब अगर स्कूल जबरदस्ती डोनेशन आपसे मांग रहा है तो इसकी आप शिकायत कर सकते हैं। डोनेशन का मतलब क्या हुआ? डोनेशन का अगर आप देखेंगे तो डोनेशन मतलब है कि डोनेट करना, मैं कोई चीज़ डोनेट कर रहा हूँ। भाई बहुत सी संस्थाओं में हम डोनेट करते हैं जहाँ हमें रिबेट मिलती है, 80G की मिलती है, ये करती है, वो हम डोनेशन अपने मन से देते हैं। अब वो डोनेशन छीनना या डोनेशन मांगना जबरदस्ती, वो तो आप पे अत्याचार है। आप इसके लिए खुल के शिकायत कर सकते हैं, आपको इसके लिए आगे आना पड़ेगा। मुझे लगता है इस पर तो बहुत बात हो चुकी है, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन आया है, ये मंडी चौक से तरुण जी ने भेजा है। किताबें यूनिफॉर्म एक ही दुकान से लेने की क्या मजबूरी है? क्या ये स्कूल और दुकानदारों का गठजोड़ है? बिल्कुल, ये तो क्लियर है। इसको लेके तो लगातार सब लोग आवाज उठा रहे हैं। आपको ड्रेसेस तो फिर भी मिल जाएंगी इधर उधर, लेकिन किताबें नहीं मिलेंगी आपको। किताबें ढूंढ के भी थक जाएंगे, आपको नहीं मिलेंगी किताबें किसी दुकानदार पे। हमने ये भी लिख के कहा अभी DIS को कि साहब हम आपको कुछ नाम दे रहे हैं, आप इस बुक लिस्ट से आप कहीं भी पूरे शहर में किताब दिलवा दीजिए हमें। तो जो एक्ट में लिखा है कि पेरेंट्स को एक ही दुकानदार से, विशिष्ट दुकानदार से किताब पुस्तकें खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, लेकिन कार्रवाई नहीं होती। ये तो क्लियर है, सबको पता है कि भाई 80% स्कूल एक दुकानदार पे हैं, बाकी 20% में सब बटे हुए हैं। तो क्यों? ये तो खुल के अधिकारियों को सब बात पता है। अगर आप कार्रवाई करें तो आप पे ऑप्शन है 1 लाख का जुर्माना से लेकर 5 लाख तक जुर्माना आप लगा सकते हैं। ऐसा लग रहा है तो गठजोड़ चलता है, सबको सब कुछ पता है, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है और अभिभावक पिस रहा है इसमें। सब ये चाहते हैं कि अभिभावक आके शिकायत करे। एक्ट में कह दिया कि साहब अभिभावक पहले स्कूल में शिकायत करे, 15 दिन में निस्तारण नहीं हो तो DIS पे शिकायत करे, DIS साहब उसे 1 महीने में कार्रवाई नहीं करें तो फिर वो कमिश्नर पे शिकायत करे। भाई क्यों? आप एक्ट बनाया गया तो एक्ट का पालन करना जिम्मेदारी किसकी है? अधिकारियों की है। बहुत बढ़िया। अधिकारियों की जिम्मेदारी उस एक्ट का पालन कराने की है। अभिभावक शिकायत करेगा तभी आप मानोगे उस एक्ट का पालन नहीं हो रहा।
भाई आप देखिए कि ऐसा कोई मीडिया चैनल नहीं था इलेक्ट्रॉनिक से लेकर प्रिंट मीडिया जिसने इस मुद्दे को नहीं उठाया। सबने उठाया। सबने उठाया। आप भी आज मुद्दे को उठा रहे हैं, आप पहले भी इस पे सजग रहे हैं, उठाते रहे हैं इन चीज़ों को। तो जब सब उठा रहे हैं, सब कह रहे हैं, हमने तो ये कहा कि आप अपने स्टाफ से पूछ लीजिए साहब, काम खत्म करिए। किसी भी कार्यालय में स्टाफ से पूछिए कि क्या एक ही दुकान पे मिलती है किताबें या आपको जगह जगह मिल रही हैं, सब क्लियर हो जाएगा। ये बिल्कुल इसी टाइप का एक क्वेश्चन पूछा है, ये जिगर कॉलोनी से है। अगर कोई माता पिता स्कूल के खिलाफ शिकायत करे तो सबसे पहले वो कहाँ जाए, क्या उसे न्याय मिलता है, और क्या वेबसाइट्स है वो, क्या वो शिकायत के माध्यम है जो कर सकता है? हमारे शिकायत करने के लिए आपको सबसे पहले अपने स्कूल के प्रिंसिपल को रिटन में कंप्लेंट करनी पड़ेगी। उस रिटन में कंप्लेंट में जब आप रिटन कंप्लेंट करेंगे तो उसकी आपको रिसीविंग लेनी कंपलसरी है, जरूरी है। वो स्कूल नहीं देगा, अगर वो नहीं देगा तो आप दीजिए, उसके बाद उनकी ईमेल आईडी पे मेल कर दीजिए। 15 दिन में अगर उसका निस्तारण नहीं होता है तो जो डिस्ट्रिक्ट फीस रेगुलेटरी कमेटी जिसके सचिव डीआईएस होते हैं, आप उन पर शिकायत कर सकते हैं रिटन में। वो फिर स्कूल को बुलाकर आपके सामने बैठाएगा, स्कूल के जिम्मेदारों को, और आपकी शिकायत को निस्तारण कराएगा। अगर आप वहाँ से सेटिस्फाई नहीं होते हैं, उनके आदेश सेटिस्फाई नहीं होते हैं, तो हमारे यहाँ एक प्राधिकरण बना है, डिस्ट्रिक्ट फीस का प्राधिकरण बना है। उसके कमिश्नर साहब हमारे उसके मंडलायुक्त जो उसके मुखिया होते हैं प्राधिकरण के। प्राधिकरण मतलब न्यायालय, अपील है वो, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। एक्ट ने कई सारी चीज़ें दी गई हैं, लेकिन उसमें चूंकि अभिभावक एक एक करके शिकायत नहीं करता, या शिकायतों को उतना एक्शन नहीं लिया जाता। भाई आप मानिए कि 2021 में 20-21 में हमने करीब 500 रिटन एप्लीकेशन डीएम साहब के कमरे में सबमिट करी थी। ऐसे ही हमने उसके अगले साल 2022 में कमिश्नर डीएम डीआईएस को कम से कम 500-700 शिकायतें मेल कराई थी उनकी ऑफिशियल मेल आईडी पर। कोई कार्रवाई नहीं हुई उन पर। लास्ट ईयर डीएस साहब के कार्यालय में कंट्रोल रूम बनाया गया जिसमें करीब 95 शिकायतें दर्ज हुई थी रिटन में, किसी पर काम नहीं हुआ। बात यह है कि इंतजार होता है, क्यों आप भाई इतनी शिकायतें आ रही हैं आप पे हर साल, क्यों काम नहीं कर रहे आप? ठीक है, आप चिट्ठी भेजते हैं स्कूल को, प्रेशर बनाते हैं, काम करवाते हैं, लेकिन जब तक अर्थदंड और जुर्माने की कार्रवाई एक बार नहीं होगी स्कूलों पे, तब तक ये मानेंगे नहीं आसानी से। मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स को आपकी आज ज्ञान से बहुत फायदा पहुंचा होगा। सबसे पहले मैं अपने चैनल के माध्यम से मांग करूंगा जिला प्रशासन से कि आप जैसे सजग अभिभावकों को उस कमेटी में रखें जो अभिभावकों की आवाज़ उठा सके। और आपने सब कुछ बताया आज, और अभिभावकों को आगे आना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। अगर आपके बच्चे के अंदर काबिलियत है तो मुझे लगता नहीं कोई भी स्कूल कुछ कर पाएगा। और आप हम लोगों से कांटेक्ट करिए। आप समझिए ना कि हमारे भी तो बच्चे पढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, हमारे बच्चे भी स्कूल में पढ़ रहे हैं। हमारी कमेटी के सभी पेरेंट्स जो हैं, मतलब अभी हम लोग जब अभी कुछ टाइम पहले हम लोग डीएम साहब पे गए थे तो उन्होंने कहा कि भाई किस किस के पेरेंट्स के बच्चे कहाँ हैं। हम लोग 12-13 पेरेंट्स थे, तो सबने अलग अलग स्कूल बताया। आप सोचिए, हमारी कमेटी के भी हर व्यक्ति के बच्चे पढ़ रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि हमारे में कि पॉलिटिकल लोग आगे शामिल हो गए हों, इधर उधर के लोग शामिल हो गए हों। सब पेरेंट्स ही हमारे यहाँ शामिल हैं। हम लोग पेरेंट्स के अलावा अदर लोग शामिल ही नहीं करते अपने ग्रुप में। नहीं, मुझे लगता है कि कुछ कमियां अभी भी बाकी हैं, अभिभावक आगे नहीं आ रहे हैं, कुछ प्रशासन भी ढिलाई बरत रही है क्योंकि उनके बच्चे उन्हीं स्कूलों में पढ़ते हैं, नो डाउट। और स्कूल भी कॉमर्शियल होते जा रहे हैं। शिक्षा का मंदिर, गुरुओं का सम्मान, वो सब इस पुरानी बातें हो गई हैं। खैर, आपने बहुत टाइम दिया अनुज जी, बड़ा अच्छा लगा। अभिभावकों को हमारे बहुत फायदा पहुंचा है। ये आपका धन्यवाद। एक छोटा सा मोमेंटो हमारी टीम की तरफ से आपके लिए, ताकि आप याद रखें हमारी टीम को हमेशा।